Good morning, students. So we are doing chapter 3rd, Nationalism in India. We have discussed about civil disobedience movement and non-cooperation movement. So today we will discuss about the difference between non-cooperation movement and civil disobedience movement. Sometime this question is asked, what was the differences between the non-cooperation movement and civil disobedience movement? So you will remember these points. So what are the points given here? Just check it. First is given, people refused to cooperate with the government during the non-cooperation movement. That we have discussed. During the non-cooperation movement, people refused to cooperate. यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी ने कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट कर रहे हैं, दैट्स वाई दे आर रूलिंग इन इंडिया. तो उन्होंने कहा कि हमें क्या करना है, उनको कोऑपरेट नहीं करना है. तो उस नाम से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया था. बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था? पीपल ब्रोक द लॉ. इसके अंदर क्या किया गया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कानून थे उनको तोड़ा गया था. उसमें नॉन कोऑपरेशन नहीं किया गया था, कानून नहीं तोड़े गए थे. बट इन दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पीपल ब्रोक द लॉ. सो दिस इज द वन डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सेकेंड इज गियर, मुस्लिम पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. यू नो वेरी वेल, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ में एक और मूवमेंट हुआ था, खिलाफत मूवमेंट. एंड महात्मा गांधी ज्वाइंड द खिलाफत मूवमेंट विद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो खिलाफत मूवमेंट मुस्लिम का था, और खिलाफत मूवमेंट करने का कारण क्या था वो आपको बताया था कि खलीफा जो थे टर्की के लीडर थे, उनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंसल्ट की थी, क्योंकि टर्की ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ काम किया था. तो वहाँ पे मुस्लिम खिलाफत मूवमेंट कर रहे थे, महात्मा गांधी ने उनको अपने साथ में यूनाइट कर लिया. तो उनका मूवमेंट होगा नॉन कोऑपरेशन प्लस खिलाफत मूवमेंट. तो उसमें मुस्लिमों ने पार्टिसिपेशन था वो ज़्यादा था. बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो मुस्लिम थे उनका पार्टिसिपेशन कम था. कारण क्या थे, दैट वी विल डिस्कस इन वन वीडियो. वन पीपीटी एक और है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि उनके कम पार्टिसिपेशन करने का कारण क्या था. एक तो आपको मैंने बताया था जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का उनका मानना था कि कांग्रेस पार्टी कर रही है, और वो मानते थे कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की पार्टी है. दैट्स वाई दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो एक ये कारण था, उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मुस्लिम का, इसमें नहीं था. नो टैक्स कंपेन वॉज देयर इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या था कि हमें टैक्स नहीं देना है, इसके ऊपर मूवमेंट था. यानी सारा मूवमेंट क्या था कि हमें टैक्स हम नहीं देंगे, जो रिवेन्यू थे वो हम नहीं देंगे. बट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या किया, लोगों ने टैक्स देने से मना ही कर दिया. यानी उसमें तो था कि जो टैक्स इंक्रीज हो गए थे वो हम नहीं देंगे, जो टैक्स दे रहे थे वो देने के उनको कोई दिक्कत नहीं. पर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने कहा कि हम कोई भी टैक्स नहीं देंगे. तो इस पे ये मूवमेंट था. तो ये डिफरेंस थे आपके सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर. अब हम आगे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आपका जो होगा वो हम डिस्कस करते हैं कि वीमेंस का पार्टिसिपेशन कितना था. How much women participated in civil disobedience movement? Women also participated in the civil disobedience movement. Women ने भी participation किया था. Movement in large number. However, most of the women were from high caste families in the urban areas and from rich peasant household in the rural areas. यानी जो महिलाएं थी जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया था वो क्या थी, मोस्टली हाई कास्ट फैमिलीज से थी, और उनकी या तो अर्बन एरिया में रह रही थी या रिच पीजेंट जो धनवान जमींदार थे उनके थे. बट फॉर ए लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज रिलेक्टेंट टू गिव एनी पोजिशन टू अथॉरिटी टू वीमेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कांग्रेस पार्टी थी वो महिलाओं को कोई भी ऐसा रोल देने के लिए खुश नहीं थी या राजी नहीं थी या सेटिस्फाई नहीं थी कि उनको कुछ रोल दिया जाए कांग्रेस पार्टी के अंदर. रिलेक्टेंट का मतलब दे वर नॉट एग्री. द कांग्रेस वॉज जस्ट कीन ऑन द सिम्बॉलिक प्रेजेंस ऑफ वीमेन. वो यही चाहते थे कि बस महिलाएं उसके अंदर थोड़ा बहुत रोल प्ले करें, बस इतना ही उनके लिए सफिशिएंट है. आगे आपका क्या दिया हुआ है इसके बाद में, नेक्स्ट जो आपका दिया हुआ है वो है आपका पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम. जो मैंने आपको बताया था अभी कि मुस्लिम का पार्टिसिपेशन इसके अंदर लिमिट में क्यों था या कम क्यों पार्टिसिपेशन किया था इस मूवमेंट के अंदर, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंदर. उसका कारण इसके अंदर बताया गया है. कारण क्या बताया गया, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के डिक्लाइन के बाद में ए लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम बिकेम एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस. एलिनेटेड का मतलब है अलग हो जाना. यानी वो कुछ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम जो पहले नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट में कांग्रेस पार्टी के साथ में थे, वो कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट के बाद में. फ्रॉम द मिड 1920 द कांग्रेस वॉज मोर विजिबली एसोसिएटेड विद द हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट. और 1920 के बाद में मुस्लिमों को ये लग रहा था कि जो आपकी कांग्रेस पार्टी है वो हिंदुओं के ज़्यादा फेवर में है इन कंपेरिजन ऑफ मुस्लिम्स.
तो उस समय क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको पाकिस्तान जो पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे या जिनके कारण पाकिस्तान बना था, उन्होंने क्या किया, इंपॉर्टेंट लीडर थे मुस्लिम लीग एक पार्टी थी जो अभी हमारे देश में भी है, मुस्लिम लीग पार्टी, तो उसके वो लीडर थे और उन्होंने ये सारा किए थे। ही वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट बट ही वांटेड रिजर्व सीट फॉर मुस्लिम इन द सेंट्रल असेंबली। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने डिमांड की थी कि हम उनको रिजर्वेशन दिया है, उस बात को तो उन्होंने छोड़ दिया था, बट उनका मानना था कि उनको रिजर्वेशन दिया जाए मुस्लिम कम्युनिटी को, कहाँ पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो इलेक्शन होंगे, जो आपका लेजिस्लेचर के लिए असेंबली के लिए इलेक्शन होगा, उसमें उनको रिजर्वेशन दिया जाए। इस बात से वो चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं किया। तो वीमेन का पार्टिसिपेशन हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपकी जो चीज़ आती है इस चैप्टर के अंदर, वो आती है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। यानी ये जो मूवमेंट हुए, इसके कारण क्या हुआ, इसके बीच में कुछ और ऐसी चीज़ें हुई जिनके अंदर क्या हुआ कि लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया गया कि दे आर द पार्ट ऑफ वन कंट्री। यानी जो हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ा आपका, इसके अंदर जो आपका नेक्स्ट था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसमें हमने देखा कि लोगों ने सिर्फ जो मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया वो अपनी डिमांड को लेकर किया। दे वर नॉट द पार्ट ऑफ कंट्री एट दैट टाइम। वो अपने आप को एक कंट्री का पार्ट नहीं मान रहे थे, वो अपने आप को ये मानते थे कि हम क्या है, एक अलग एरिया के लोग हैं और हमारी अगर डिमांड पूरी हो जाती तो हम सही हैं, बिल्कुल हमारे लिए स्वराज ही है, हमारे को क्या दिक्कत है। बट कुछ ऐसे चीज़ें हुई हमारे देश के अंदर जिनके अंदर क्या किया गया कि लोगों को कलेक्ट करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए कि दे आर द पार्ट ऑफ वन कंट्री, यानी वो एक कंट्री का पार्ट है। ऐसी लोगों के अंदर फीलिंग क्रिएट की गई कि वो एक इंडिया कंट्री है, उसका पार्ट है। उसके लिए लोगों ने क्या किया वो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि व्हाट वर थिंग्स वर हैपन इन आवर कंट्री टू मेक द यूनिटी इन आवर कंट्री, टू ऑल द पीपल यूनाइट फॉर ए कंट्री। यानी किस प्रकार लोगों को इकट्ठा करने के लिए काम किया गया, वो हम पढ़ेंगे। नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगेन टू बिलीव दैट दे आर पार्ट ऑफ द सेम नेशन। नेशनलिज्म की फीलिंग कब क्रिएट होती है, जब हम अपने आप को उस देश का नागरिक मानते हैं, सिटीजन मानते हैं, एंड वी डू ईच एंड एवरीथिंग फॉर आवर कंट्री। जैसे अब हम मानते हैं कि वी आर इंडियन, सो वी हैव द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन अस, हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग है। अगर हम अपने आप को देश का नागरिक नहीं मानते हैं, अपने आप को अलग मानते हैं, तो वी आर द नॉट फॉलोअर ऑफ नेशनलिज्म, हम नेशनलिज्म के फेवर में नहीं हैं। व्हेन दे डिस्कवर सम यूनिटी दैट बाइंड्स देम टुगेदर, द यूनाइटेड स्ट्रगल्स फॉर इंडिपेंडेंस हेल्प इन बिल्डिंग द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। यानी जो हमने स्ट्रगल किया अलग अलग लोगों ने मिलकर, तो स्ट्रगल किसके लिए था, वो हमारे देश को इंडिपेंडेंट करने के लिए था, और उसी के कारण क्या हुआ, लोगों के अंदर उससे मदद मिली कि वो एक देश कंट्री का पार्ट हैं। एडिशनली ए वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस आल्सो कैप्चर्ड द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। यानी जो मूवमेंट हुए वो तो थे ही, कुछ ऐसे हमारे कल्चर, जो हमारा रहन सहन है, खान पान है, उसके अंदर भी कुछ ऐसे चीज़ें हुई जिन्होंने क्या किया, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट की। वो चीज़ें क्या थी वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में। पहला तो बताया गया कि नेशन डिपिक्टेड इन इमेजेस। अब सबसे पहले क्या किया गया, हमारे देश के अंदर इमेज के तौर पे भारत को रिप्रेजेंट किया गया था। भारत माता की इमेज बनाएगी, आप पढ़ते हो ना भारत माता, तो उस भारत माता की इमेज बनाएगी। भारत माता की इमेज आई विल शो इन नेक्स्ट पीपीटी, इस नेक्स्ट वीडियो पीपीटी में है। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन इज मोस्ट ऑफन सिम्बलाइज इन ए फिगर और इमेज। आपको पता है किसी देश की पहचान करनी है तो उसको एक फिगर में देना पड़ेगा, जैसे हम आप मैप देखते हो या कोई और चीज़ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन, जिससे लोग क्या है, एक देश को आइडेंटिफाई कर पाएँ, सिंबल के थ्रू, फिगर के थ्रू, इमेज के थ्रू, जिससे क्या है लोग उसको आइडेंटिफाई करके एक नेशन मान सकें, एक कंट्री मान सकें। द इमेज ऑफ भारत माता वॉज पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मदर लैंड। यानी इमेज बनाएगी भारत माता की और हमें माना गया कि हाँ वी आर द पार्ट ऑफ दिस भारत माता, इस भारत माता के हम संतान हैं, इसके हम पार्ट हैं, तो इस तरीके से एक इमेज बनाएगी। वंदे मातरम, नेशनल सॉन्ग ऑफ आवर कंट्री। अभी भी जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो क्या है, वंदे मातरम है। नेशनल एंथम जनगणमन है, बट नेशनल सॉन्ग हमारा क्या है, वंदे मातरम है। रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1870। 1870 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, या बंकिम चंद्र चटर्जी भी बोलते हैं, चट्टोपाध्याय चटर्जी एक ही ठीक है। तो उन्होंने एक सॉन्ग लिखा था वंदे मातरम, और वो वंदे मातरम किसके लिए लिखा गया था, वो हमारे देश के लिए गया था। वी आर द पार्ट ऑफ दिस कंट्री। दिस वॉज संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। और ये सॉन्ग है वो कब गाया गया, जब बंगाल के अंदर स्वदेशी मूवमेंट चला। स्वदेशी मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि हम सिर्फ जो देश के अंदर बनी हुई चीज़, स्व मतलब अपनी और देश मतलब अपना देश, अपने देश के अंदर चीज़ें बनी हुई थी उनका हम यूज़ करेंगे, उनको हम यूटिलाइज करेंगे, विदेश की चीज़ों को हम यूज़ नहीं करेंगे। जब ये मूवमेंट चला था बंगाल के अंदर, तब 1870 के अंदर ये सॉन्ग गाया गया था, और लिखा किसने था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने।
डिफरेंट आर्टिस्ट प्रोजेक्टेड देयर ओन वर्जन ऑफ भारत माता, यानी अलग अलग कलाकारों ने, अलग अलग आर्टिस्ट ने अलग अलग वे में भारत माता की वे इमेज को रिप्रेजेंट किया। वो इमेज कौन सी है, वो ये इसके अंदर आपकी इमेज दिखाई गई है, यू कैन सी दिस इमेज। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। ये जो आपका वंदे मातरम है वो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, ये उनकी इमेज है। और ये वंदे मातरम आप जब गाते हो तो ये हम नेशनल सॉन्ग को यूज करते हैं तब ये आता है आपका। तो इस तरीके से भारत माता की इमेज को रिप्रेजेंट किया गया, वंदे मातरम लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किस लिए लिखे गए, किस लिए इमेज बनाई गई कि लोगों के अंदर एक ऐसी फीलिंग आए कि दे आर द पार्ट ऑफ वन कंट्री, वो एक कंट्री का पार्ट है, इसलिए ये चीज़ें की गई। आ गया फोकलोर्स। फोकलोर्स का मतलब क्या होता है कि लोकगीत। जो गाँव के अंदर लोकगीत गाते हैं ना, जैसे हरियाणा के हरियाणवी हो गए, पंजाब के पंजाबी हो गए, तो ये लोकगीत होते हैं, या एक पर्टिकुलर एरिया में जो सॉन्ग गाए जाते हैं उनको हम फोक कहते हैं, या उनको बोलते हैं लोकल गीत। तो ये से लोकल गीत भी कुछ ऐसे थे जिन्होंने क्या है लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट की। मैनी नेशनलिस्ट लीडर टुक हेल्प टू फोक टेल्स टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। इट वॉज बिलीव्ड दैट द फोक टेल्स रिवील्ड द ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर। ये फोक सॉन्ग्स थे, जो लोकगीत थे, उनको आगे लाने का काम क्यों किया गया, क्योंकि इससे लोगों को पता चला कि हमारा देश पहले कितना अच्छा था, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पहले थी जो अब नहीं है। यानी लोगों को पुरानी चीज़ों के बारे में रिमेंबर याद दिलवाया गया कि दीज वर द पार्ट ऑफ आवर कंट्री, दीज वर द पार्ट ऑफ दीज आवर कंट्री, ये हमारे देश के अंदर ऐसी सी चीज़ें थी, ये किया गया। तो इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है नेशनल फ्लैग। एक फ्लैग भी बनाया गया उस समय भारत का। वो फ्लैग क्या था? द नेशनल फ्लैग विच वी सी टुडे हैज़ इवोल्व थ्रू वेरियस स्टेजेस। जो आज हम हमारा फ्लैग देखते हैं ना, केसरिया सफ़ेद और हरा, रेड ग्रीन एंड येलो, सैफरन ग्रीन एंड येलो, जो आपका पहले स्टार्टिंग में बनाया गया था। सबसे पहले कई स्टेजेस में पहला जो हमारा बनाया गया था उसमें कौन सा कलर था? रेड ग्रीन एंड येलो। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे देश के अंदर ये कहा गया कि हम अपने देश में बनी हुई चीज़ें खरीदेंगे, दूसरे देशों की चीज़ें नहीं खरीदेंगे। तो उसके अंदर स्वदेशी मूवमेंट में एक फ्लैग बनाया गया जिसका कलर क्या था? रेड ग्रीन एंड येलो। देयर वर 8 लोटसेस इन द ऑन इट विच डिपिक्टेड द 8 प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। उसके अंदर 8 लोटस कमल के फूल बने हुए थे, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? उस समय इंडिया को जो 8 प्रोविंसेस में बांटा हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, 8 एरिया बनाए, जैसे अभी हमारे स्टेट है 28, वैसे ही उस टाइम क्या था? 8 प्रोविंसेस थे, 8 एरियाज़ थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उस फ्लैग के अंदर क्या बनाए गए? 8 लोटस बनाए गए। देयर वॉज ए क्रिसेंट मून ऑन द फ्लैग विच रिप्रेजेंटेड हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अगर आपने मुस्लिम फ्लैग देखा हो, पाकिस्तान का फ्लैग देखा हो, तो उसमें आपने देखा हो एक चांद बना होता है, क्रिसेंट चांद बना हो, उसके ऊपर एक स्टार बना हुआ है। तो उस समय क्या है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए भी एक फ्लैग बनाया गया, जिसके अंदर क्या किया गया? एक आपका क्या किया गया? क्रिसेंट मून बनाया गया, और उसके अंदर क्या है? हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दिखाया गया। गांधी जी हैज़ डिजाइंड द स्वराज फ्लैग इन 1921। गांधी जी ने स्वराज फ्लैग बनाया 1921 के अंदर, और ये ट्राई कलर का था। इसका कलर क्या था? रेड ग्रीन एंड वाइट, एंड देयर वॉज ए स्पाइनिंग व्हील इन द सेंटर, और उसके बीच में एक चरखा बना हुआ था। ये ना महात्मा गांधी ने बनाया था। महात्मा गांधी ने जो फ्लैग बनाया वो कब बनाया? 1921 में बनाया। उसका कलर क्या था? रेड ग्रीन एंड वाइट, और उसके अंदर एक चरखा बना हुआ था। ये महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था, ये याद रखना है आपको। नाउ आई विल शो द फ्लैग्स। आपको मैं दिखाता हूँ फ्लैग्स जो बने थे। दीज आर द फ्लैग्स। ये फ्लैग उस टाइम बनाए गए थे। 1906 के अंदर ये फ्लैग बनाया गया, वंदे मातरम जिसमें लिखा हुआ था, उसके ऊपर 8 लोटस बने हुई आपको दिखाई दे रहे हैं। ये अनऑफिशियल फ्लैग था इंडिया का 1906 के अंदर। इसमें आपको पता है एक सन बनाया गया, एक चांद बताया गया। इसके बाद में द बर्लिन कम्युनिटी ऑफ फ्लैग फर्स्ट रेज्ड बाय भिकाजी कामा इन 1907। 1907 में एक फ्लैग बना जिसका फ्लैग का ये था। द फ्लैग यूज ड्यूरिंग द होम रूल मूवमेंट इन 1917। एक मूवमेंट चला था होम रूल, उसके टाइम में ये हमारा फ्लैग बनाया गया था। फिर इसके बाद में जो आपका महात्मा गांधी ने बनाया था वो ये था। इसमें हमने रेड ग्रीन और वाइट का कहा था, 1920 में बनाया गया था। फिर उसके बाद में 1931 में बनाया गया द फ्लैग अडोप्टेड इन 1931। दिस फ्लैग वॉज ऑल्सो बैटल एंड साइन ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। तो ये इसके अंदर क्या किया गया? ये फ्लैग बनाया गया। फिर लास्ट में हमारा जो प्रेजेंट फ्लैग है ये आपका ये बनाया गया। तो ये इस तरीके से हमारे फ्लैग्स हैं उनको चेंज किया गया। और उसके फ्लैग्स, ये फ्लैग बनाए किसके लिए गए थे? इसके अंदर फ्लैग में जो आपकी जितनी भी चीज़ें होती है वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका बनाया गया था। जो प्रेजेंट टाइम में हमारा फ्लैग है उसके अंदर जो सैफरन कलर है वो साधुवाद को प्रेजेंट करता है, ठीक है। साधुवाद का मतलब होता है कि हमारे देश के अंदर एक धार्मिक जो है वो धर्म के आस्था बहुत बड़ी सख्त हमारी है। वाइट कलर है वो आपकी शालीनता को, पवित्रता को रिप्रेजेंट करता है।
देन ग्रीन कलर ग्रीनरी, जो हमारे देश की हरियाली, एग्रीकल्चरल कंट्री हमारा, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। जो अशोक स्तंभ से ये आपका एक व्हील लिया गया है जिसमें 24 लाइन्स है, तिलियाँ इनको बोलते हैं, 24 स्टिक्स हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? 24 आवर्स को रिप्रेजेंट करती है। इसका कलर ब्लू है। तो ये सारा हमारा क्या है, जिस चीज़ फ्लैग को बनाया गया है उसके अंदर उन चीज़ों के होने का कुछ उसके पीछे रीज़न है। तो इसके अंदर जो हमारा लास्ट वाला बनाया था, ये पिंगाली वेंकैया ने बनाया था फ्लैग। जो हमारा ये फ्लैग है अभी जो अडोप्ट किया गया था 22 जुलाई के लगभग, हमारे को 1946 के अंदर इस फ्लैग को अडोप्ट किया गया था। तो उस समय ये फ्लैग बनाने वाले पिंगाली वेंकैया थे। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया फ्लैग के बारे में। नाउ नेक्स्ट थिंग इज गिवन अबाउट री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। इसके बाद में क्या किया गया, जो हमारा इतिहास है उसको दोबारा लोगों को बताया गया, एक्सप्लेनेशन किया गया दोबारा हमारे इतिहास के बारे में। क्या था? मैनी इंडियंस फेल्ट दैट द ब्रिटिश हैड गिवन ए डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो हमारे को क्या माना था कि ये इलिटरेट पर्सन है, इनको कुछ पता नहीं है। बट हमारी जो हिस्ट्री है उससे हमारे को बताने का प्रयास किया उस समय के लोगों ने कि किस प्रकार हमारा इतिहास है बहुत अच्छा था, हमारे देश के अंदर बहुत चीज़ें को डिस्कवरी खोज हुई थी। They felt that it was important to interpret the history from an Indian perspective. उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन हिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया वो उनके खिलाफ किया गया, बट इंडियन जो थे उनका मानना था कि जो हम हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं वो हमारी सही है, उसके बारे में बताएंगे। They wanted to clarify the rich past of India so that Indians could feel proud of their history. उन्होंने क्या किया, जो हमारे देश की जो पुराना हमारा इतिहास था जिसके अंदर हमारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी उनको उन्होंने रिप्रेजेंट किया और लोगों को बताया कि दिस वर द ग्लोरीज ऑफ इंडिया, हमारे देश का ये इतना बढ़िया इतिहास हमारा था। तो इस तरीके से लोगों को इकट्ठा करने के लिए ये चीज़ें की गई, फ्लैग बनाया गया, सॉन्ग बनाया गया, इमेज बनाई गई, इतिहास को दोबारा री इंटरप्रेट किया गया, लोगों को बताया गया कि इतिहास के अंदर ये चीज़ें जो गलत ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे को बता रही ये नहीं थी, ये अच्छी चीज़ें थी, वो ये हमारे देश के अंदर थी। तो ये इस तरीके से री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री किया गया, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब एक लास्ट टॉपिक जो आपका है बुक के अंदर, जो न्यू बुक्स के अंदर आया है, ओल्ड बुक्स में नहीं है, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताया है बुक्स के अंदर, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। यू विल मेक योर नोट्स ऑल्सो एंड read chapter from book also, because these are the only main points. Some things which are in your book you will mark in your book so that we will discuss in the doubt session. Thank you, have a nice day.